नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, गुड न्यूज़ है। काफ़ी लंबे समय इंतज़ार करने के बाद में हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट आई है और ये रिक्वायरमेंट जापान के लिए है। दोस्तों, बहुत लंबे समय से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग मैं जापान के ऊपर पिछले 4 महीने से काम कर रहा था और पहले से कर रहा था, लेकिन जो एक फोकस्ड होके मैं जापान के ऊपर जो काम कर रहा था वो मैं लगभग लगभग 4 मंथ जैसे होने वाले हैं। जब मैं यूरोप गया था उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने तो ये कम्प्लीटली पूरे हो गए थे और कुछ हमने R&D उस समय अगस्त महीने में भी की थी। तो पॉइंट ये कि 4 महीने की मेहनत में जो रिजल्ट आया ना वो काफ़ी शानदार आया। हालांकि अभी शुरू हुई है, थोड़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट और भी बढ़ने वाली है। दोस्तों, अभी जैसा कि हम किसी भी क्लाइंट से जब मिलते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, ये क्लाइंट से जो जिनसे मेरी अभी बात हुई है ना, इनकी डील कंप्लीट हुई है, ये हमें सिंगापुर में रहते। चूंकि जो जब मुलाकात होती है उसमें से उनको हमें उनकी पोटेंशियल पता चलती है, लेकिन मैन होता है वे ऑफ वर्किंग। दे आर वेरी पार्टिकुलर, डिसिप्लिन होते हैं। तो वो इस चीज़ के लिए टाइम थोड़ा सा नहीं निकाल पा रहे थे और ऑब्वियसली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करनी थी। उनकी रिक्वायरमेंट तो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड होती है और उसके ऊपर वो अगर हमें आज कोई प्रोजेक्ट देते हैं हम शायद कर नहीं पाएंगे। खास तौर से जो स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है वो उनकी रिक्वायरमेंट वो मतलब वो तो उन्होंने उसी टाइम पे कहा था, लेकिन हम लोग उस पर नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आईटी जॉब्स के लिए अगर बोलेंगे तो हमें जापानीज की रिक्वायरमेंट हो, आईटी जॉब्स के लिए वो स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट हो। अभी इस टाइम पर उस टाइप के लोग नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो रिक्वायरमेंट बीच में भी एक दो बार अपलोड की थी ना, अगर स्किल्ड की रिक्वायरमेंट आ जाती वहां पर वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है। पहला कई बार देख चुके हैं और चूंकि अभी इस टाइम पर मैं कई और दूसरे कामों में बिजी था, बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ मैं। यूरोप की कितनी कंट्री के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं रशिया के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं मलेशिया, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज में पैरेलली काम चल रहा है। तो यहाँ पर अभी जो हमारी नीड है, खासतौर से हमारी नीड में हमारे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो हमारे साथ अभी हैं या कुछ समय पहले से हैं या फिर बहुत लंबे समय से हैं, जो लोग हैं उनका एक देखा जाए तो रिक्वायरमेंट लगभग लगभग कॉमन रिक्वायरमेंट के कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें से खास तौर से अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर के प्रोफाइल के लिए लोग ज़्यादा होते हैं। स्किल प्रोफाइल के लिए, वाइट कोट जॉब्स के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं। अगर कहीं पर कुछ होते हैं तो फिर उनका बजट का इशू होता है, इंटरेस्ट का इशू होता है, किसी की चॉइस का इशू होता है, अलग अलग चीज़ों की वजह से लोग स्किल्ड प्रोफाइल के लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं। इसीलिए हम उनकी रिक्वायरमेंट को ऑब्वियसली जो हम कर पाएंगे वही एक्सेप्ट करेंगे, जो कर नहीं पाएंगे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जापान में एम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके से होता है देखा जाए तो वहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी लोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पर वर्क परमिट भी 2 प्रकार से होता है। एक रिक्वायरमेंट व्हाइट कॉलर के लिए रहता है जहां पर जापानीज कंपलसरी होती है, मतलब जापानीज आना कंपलसरी, तब भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं जॉब। बाकी वहां पर अप्रूवल वगैरह भी लेना पड़ता है। और तीसरा होता है अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर, जो कि बाहर से फॉरेन वर्कर्स के रूप में आते हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है। वो चाइना से भी आता है, चाइना से कम आता है, लेकिन वियतनाम से, कंबोडिया से बहुत सारे लोग वहाँ पे जॉब करने के लिए जाते हैं। तो पॉइंट ये है, मलेशिया के लोग भी काफ़ी जाते हैं। पॉइंट ये है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर स्किल की रिक्वायरमेंट हो, जापानी अच्छी आती हो, हमें खुद नहीं आती जापानी, हमारे ऑफिस में भी कोई जापानी बोलने वाले कोई भी स्टाफ नहीं है, कोई भी टीम मेंबर्स नहीं है, तो फिल्ट्रेशन करना, उस पर काम करना, इट इज़ वेरी टफ। इसलिए हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट पे उस टाइम पर काम नहीं किया था और कर भी नहीं सकते थे। अगर हमारे पास में आईटी की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, कोई भी स्किल प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है और जापानी आती हो और सर्टेन क्राइटेरियाज हो, बजट इतना है, प्रोसेस इतना है, ये उतना है, तो बहुत सारे लोग इसमें नहीं आते हैं और ये सबसे बड़ा रीजन है। अब चूंकि हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर प्रोफाइल्स के लिए हैं, तो हमें ऑब्वियसली ऐसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी जो हमारे कॉमन मैक्सिमम लोगों के लिए काम आ सके। तो अभी इस टाइम पर फैक्ट्री वर्कर और कंस्ट्रक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट हमारे पास में कुछ आई हैं और ये प्रोजेक्ट उनको क्लाइंट जैसे हैप्पी हो जाएंगे, अगर वो सेटिस्फाइड हो गए तो हमारे पास में और भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। पाइपलाइन में कुछ और भी क्लाइंट्स चल रहे हैं जो हम जिनसे डीलिंग है और ऑब्वियसली कुछ समय के बाद में उनकी रिक्वायरमेंट भी हमारे पास आएगी, जो कि वीडियो के माध्यम से आपके पास आ जाएगी। दोस्तों, जापान का जो वे ऑफ वर्किंग है काफ़ी हद तक, मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कॉपी है, लेकिन काफ़ी हद तक सिंगापुर जैसा है। अब सिंगापुर को हमने काफ़ी नज़दीकी से महसूस किया है, हमने उसमें ऑब्वियसली काफ़ी हद तक परफेक्शन हासिल की है। हमारा सिंगापुर का एक सिंगल वीज़ा रिफ्यूजल नहीं है वर्क वीज़ा में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो वहाँ का कल्चर है वही कल्चर जापान का कल्चर है। वहाँ पर कोई डिले नहीं चलता है, बहुत फास्ट काम होता है। और हालांकि जापान छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर हम इंडिया में देखेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश के आसपास में होगा, इतनी एरिया में होगा, एक स्टेट के बराबर। तो इतना बड़ा जो कंट्री है, हमारा देश तो इतना बड़ा है, फिर भी वहाँ पर उतने से एरिया के लिए काम करने के लिए ये मान लीजिए कि लगभग लगभग लाखों एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं। लाखों मैंने इसलिए बोला क्योंकि चाइना की कई एजेंसी काम करती हैं, मलेशिया की कई एजेंसी काम करती है, सिंगापुर की एजेंसी भी काम करती है जापान के लिए। इसके अलावा जो वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, लाओस है, इन सभी कंट्रीज से लोग ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होके जाते हैं सिंगापुर में, जापान में काम करने के लिए। वो क्वालिटी के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट आई है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर और फैक्ट्री वर्कर की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर एज लिमिट थोड़ी सी कम है। उन्होंने 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में कहा, लेकिन 21 से 30 के लोगों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। 21 से लेकर 30 ईयर तक के लोगों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। हालांकि वो लोग 35 तक भी लेंगे। इवन कुछ प्रोफाइल्स में जहाँ पर क्वालिटी वाली बात आएगी, स्किल वाली बात आएगी, एक्सपीरियंस वाली बात आएगी, 44 तक भी चलेगा। लेकिन वो जब आएगी तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। अभी इस टाइम पर जो रिक्वायरमेंट है 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में जितने लोग होंगे जो क्राइटेरिया में आते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 35 ईयर तक के लोग भी इसमें ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें 21 से 35 तक की एज दी गई है। उसके ऊपर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ऑब्वियसली इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ों के लिए ऑप्शंस जब आगे एक्सप्लोर होंगे तब हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और जैसे कि हमने कहा कि जब भी कोई अच्छी कंट्री का रिक्वायरमेंट आएगा हम लाइव सेशन करेंगे, और संयोग से आज ही लाइव सेशन है। तो आज के लाइव सेशन में हम इस टॉपिक को भी कवर करने वाले हैं, जापान की रिक्वायरमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रोसेस कैसे होगी, और ये रिक्वायरमेंट में सैलरी, इनकम कितनी हो सकती है, रिजल्ट के चांसेस कितने होते हैं, वीजा का रेशियो कैसा रहेगा, इनके ऊपर एक एक करके बात करते हैं। पहली बात करते हैं प्रोफाइल के ऊपर। कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री वर्कर में जो सैलरी होती है ना अनस्किल वर्कर की, लगभग देखा जाए तो करेंसी प्लस माइनस होती रहती है, इसलिए लगभग 80,000 से ऊपर ही होती है। 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच में होती है, मतलब 80,000 से 1,15,000 के बीच में सैलरी होती है लगभग। और ये बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। ओटी के लिए यहाँ पर अलग ओटी मिलती है, ओटी का जो लॉ होता है उसके हिसाब से मिलती है। कहीं पर 1.5 गुना मिलती है, कहीं पर 1.25 गुना मिलती है, कभी कभी कुछ जगह 2 गुना भी मिलती है। जैसे खासतौर से नॉर्मल डेज पर 1.25 गुना, मतलब जैसे अगर 100 रुपए पर आवर की सैलरी पड़ती हो तो 125 या 150 रुपए नॉर्मल ओटी का मिलता है। अगर वही पब्लिक हॉलीडे होता है तो उसका डबल होता है, लेकिन यहाँ पर डबल बहुत कम लोग देते हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो ओटी है, वो लगभग मान लो कि एक प्रकार से 1.5 गुना या फिर 1.25 गुना के हिसाब से रहेगी। लेकिन ओटी आपको जो नॉर्मल सैलरी होती है उससे ज़्यादा मिलती है। बेसिक ड्यूटी रहती है यहाँ पर। वैसे देखा जाए तो ड्यूटी शिफ्ट तो 12 घंटे की भी होती है, नाइट भी होती है, डे भी होती है, अलग अलग हिसाब से अलग अलग होती है। बाकी एम्प्लॉयर आपको जो भी ऑफर करता है वो ऑफर में साइन होते, जो मीन्स एग्री करते हैं, उसके हिसाब से आपका ड्यूटी और एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स रहता है। गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड वेजेस हैं वो अलग हैं ऑब्वियसली, जो वहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से। अगर सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर में भी मिनिमम क्राइटेरिया अलग होता है, और ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स जहाँ पर हम जो कैंडिडेट और एम्प्लॉयर दोनों एग्री करते हैं वो टर्म्स अलग होता है, और एग्री करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमने सैलरी डिसाइड की, जो एग्री करते हैं वो उसमें उसी सैलरी के ऊपर काम करेंगे, उतनी सैलरी उनको मिलेगी वहाँ पर। इसके अलावा बेनिफिट्स जो मिलते हैं, एकोमोडेशन मिलेगा आपको, और इसके अलावा वहाँ पर जो बेनिफिट्स होते हैं लेबर लॉ ऑफ जापान के हिसाब से आपको सारी फैसिलिटी जो मिलती है वो सब मिलेगी आपको, राइट। और एक चीज़ रहती है कि अगर खाने की बात करते हैं तो ड्यूटी मील्स कुछ कंपनीज में देते हैं। फिलहाल के लिए हम कभी कमिट नहीं करते कि आपको ड्यूटी मील मिलेगा या मील मिलेगा, फूड आपका सेल्फ रहेगा। और यहाँ पर वीज़ा होता है, वीज़ा लंबा होता है, काफ़ी लंबा होता है, मतलब कि 1 साल 2 साल का नहीं होता, 3 साल का या 5 साल का वीज़ा होता है। एम्प्लॉयर हमेशा चाहता है कि उसका जो कैंडिडेट आए वो वहाँ पर अगर ट्रेंड हो रहा है तो वो ट्रेनिंग का पूरा वेटेज मिले। मतलब कि अगर किसी कंपनी ने आपको ट्रेनिंग दी है, आपको एम्प्लॉयबल बनाया है, काम करने लायक बनाया वहाँ के माहौल में, और वो परफेक्शन लाने में आपको हेल्प की है, आप एक्सपर्ट होना शुरू हो गए, तो कंपनी चाहती है कि आप उनके जो अपॉर्चुनिटीज दी है उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन वहीं पर दें। तो जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स है वहाँ पर जितना लंबा होगा उतना अच्छा है। वो एक प्रकार से पार्किंग प्लेस नहीं है कि ट्रेनिंग दिया, बंदा आया 1 साल काम किया फिर चला गया, दूसरा आया फिर ट्रेनिंग दिया फिर चला गया, तीसरा आया, ऐसा नहीं।
उनका कंसर्न है कि जो बंदा आया उसको ट्रेनिंग भी देंगे, उसका बेनिफिट भी लेंगे, हम उसको भी बेनिफिट देंगे, हम भी बेनिफिट लेंगे। ये उनका कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी अच्छा है। सो एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स होता है 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स होता है, 3 ईयर से 5 ईयर के बीच में। और यहाँ पर ये रिन्यूएबल भी होते हैं, एक्सटेंड भी होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे देखा जाए तो हर जगह फ्रीडम होती है। मतलब यूरोप में बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है। यूरोप में आप फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन जापान में फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज नहीं कर सकते हैं। जापान में एम्प्लॉयर का एग्री होना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ का लेबर लॉ, वहाँ की जो एचआर पॉलिसी है उसको फॉलो करना होता है। उनका सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि अगर आप कहीं पर भी जॉब चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर नोटिस पीरियड होता है उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी ने आपको 5 साल का वीज़ा दिया, 5 साल के वीज़ा के पीरियड में अगर आपको 2 साल के बाद में कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो उस केस में आप वहां पर जा सकते हैं बाकायदा अपनी प्रीवियस और करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से फुलफिल करते हुए। इसलिए नोटिस पीरियड जैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नोटिस पीरियड आपने 1 महीना 2 महीना जो भी आपका नोटिस पीरियड है वो सर्वाइव किया है, प्रॉपर तरीके से सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की है, और उसके बाद में दूसरे एम्प्लॉयर के पास में आप चेंज कर सकते हैं विद प्रॉपर एनओसी। ये कॉन्सेप्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो भी वहां पर प्लान करके जाती है, यहाँ पर इमीडिएटली ओवरनाइट चमत्कार नहीं होने वाला कि कोई जाए वहां पर जाके 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर डबल ट्रिपल सैलरी हो जाए। ग्रोथ होती है, सैलरी काफी अच्छी सैलरी है। आप सोचो एक प्रकार से वर्कर को 80,000 90,000 1 लाख आराम से मिलता है, 1.25 लाख तक भी मिलता है, डिपेंड करता है। वहां पर देखो क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक प्रकार से उसी सेफर साइड में लेके चल रहे हैं। सैलरी तो ज्यादा ही होती है, 1 लाख 1.25 लाख की नॉर्मल सैलरी होती है, लेकिन जो हमें रेंज दिया गया हम उसको पकड़ के चलेंगे। 80,000 से 1,20,000 के बीच में सैलरी हो सकती है, कोई भी सैलरी हो सकती है। ओटी अलग से होगा, और जो वहां पर सैलरी का टर्म्स होता है एवरी ईयर सैलरी बढ़ती है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपका जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हुआ है उसमें उन्होंने कितनी ईयर का फ्रीज करके रखा हुआ है। कभी 2 साल की सैलरी सेम रहती है, उसके बाद बढ़ती है, फिर 3 साल के बाद बढ़ती है, कभी कुछ कुछ लोग 1 साल में भी सैलरी इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन जब सैलरी इंक्रीज होना शुरू होती है तो उसके बाद हर साल वो सैलरी बढ़ती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट में 3 साल की वैलिडिटी, कम से 3.5 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, कम से कम 3.5 साल की वैलिडिटी होना चाहिए। अगर किसी के में नहीं है, कम है, तो वो रिन्यूअल कर सकते हैं। या फिर वहां पर मेन चीज क्या होती है, इनका वीजा पीरियड 3 साल का होता है, तो क्लाइंट की तरफ से डिमांड होती है। अगर क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो 1.5 साल से ऊपर की वैलिडिटी होती है उसके ऊपर भी वीजा लग जाता है, लेकिन बाद में फिर दूसरे जब रिन्यूअल जाता है उसके ऊपर भी लगता है। बट हम यहाँ पर इन सब में मिक्स नहीं होना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ में काम रहे तो अच्छा रहेगा कि अगर 3.5 साल की वैलिडिटी है, कोई इश्यू नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई भी कैंडिडेट इसमें प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं स्किल को चेक करने के लिए। क्योंकि ये अनस्किल्ड प्रोफाइल रहेगी तो उसमें इंटरव्यू होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बेस पर एक हो सकता है कि वीडियो के बेस पर काम हो सकता है। जो भी चीजें होंगी लाइक एक प्रकार से बहुत ही सिंपल वे में रहेगी। अगर वर्कर है तो उनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, और अगर वर्कर है तो उनको जापानीज भी नहीं आती है। इसलिए इसमें जो एक प्रकार से जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो एक प्रकार से अनस्किल्ड वर्कर के लिए जिस तरीके से क्राइटेरिया होता है उसको फॉलो करते हुए बिना इंटरव्यू के सिलेक्शंस होते हैं। हाँ, कभी कभी वीडियोस या फोटोज या फिर कुछ ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं जिससे ऑथेंटिसिटी चेक हो जाए कि हाँ ये सही और प्रॉपर कैंडिडेट है। ये चीज हुई। अब जैसे प्रोसेस की बात करते हैं तो ये किसी भी प्रोफाइल में अगर कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट होने के बाद में फिर वहां जो भी पहले शॉर्टलिस्टेड हुआ, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, कंफर्मेशन दे दिया कि हमने 1 बंदा 5 बंदे 10 बंदे सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद में वो डेटा कंपनी वहां की एम्बेसी में जमा करती है, वहां की गवर्नमेंट को जमा करती है कि उनको क्या रीजन देना पड़ता है कि हमें ये फॉरेन वर्कर बुलाने हैं। अब फॉरेन वर्कर के लिए जब वो बात करते हैं ना, तो फॉरेन वर्कर के लिए कोटा वाला बात आता है, कोटा इश्यू करना पड़ेगा। अब हर कंट्री में एक टर्म्स होता है कि अगर आपको फॉरेन वर्कर्स बुलाने हैं तो आपको अपने देश के लोगों को पहले जॉब देनी होगी, अगर वहां पर नहीं होती तब जाके आपको कोटा मिलेगा। तो ये प्रोसेस में 1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक का टाइम लगता है, क्योंकि कोटा कब रिलीज होता है, कैसे होता है, और वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब कोटा रिलीज होता है, अप्रूवल लेटर आता है, अप्रूवल लेटर आ गया तो ये मान लीजिए उस बंदे का वर्क परमिट जैसा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया।
जो अप्रूवल लेटर आता है वो लेटर, ऑफर लेटर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के वो इंडिया में आते हैं। जैसे अब इंडिया से जाएंगे तो इंडिया में आएंगे, वो डॉक्यूमेंट लेके इंडियन एम्बेसी के में जमा करने पड़ते हैं, और भी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये टोटल प्रोसेस वो लगभग 4 महीने से 4.5 महीने के बीच में प्रोसेस होती है। और ये वीजा रहता है स्टैंपिंग वीजा, 3 साल का स्टैंपिंग वीजा या 5 साल का स्टैंपिंग वीजा। ये रही टोटल प्रोसेस। सो दोस्तों, जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लाइव सेशन को ज्वाइन करें। आज ही लाइव सेशन है, और आज का लाइव सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज का लाइव सेशन इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टॉपिक खासतौर से इसमें माल्टा का भी टॉपिक है, जर्मनी का भी टॉपिक है, जापान का भी टॉपिक है, पोलैंड के ऊपर हमने ऑफर को एक्सटेंड किया, वो सभी टॉपिक्स हैं। तो आज का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। रिक्वायरमेंट में अभी देखा जाए तो हमारे पास में लगभग 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी हम जिस रूप में काम कर रहे हैं, जिस बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, वहां पर तो आगे चलकर वॉल्यूम सैकड़ों में जाने वाला है, 100% कन्फर्म है। जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हमने एम्प्लॉयर की नीड को फुलफिल कर दिया तो हमारे पास में एम्प्लॉयर बहुत सारे हैं जो पाइपलाइन में हैं। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली काफ़ी टफ होता है उनको कम्युनिकेट करना, क्योंकि मैक्सिमम 90% जापानीज लोग व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उनको कम्युनिकेट करने में बहुत ही चैलेंज होता है। लेकिन ऑब्वियसली वी आर डूइंग प्रॉपर R&D, उसके हिसाब से हम लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, ब्रुनेई, ताइवान, इन सभी देशों के ऊपर काम चल रहा है। और कुछ समय के बाद में आपको इनकी भी रिक्वायरमेंट मिलेगी, एंड ऑब्वियसली आने वाले समय में आपको यहाँ के हमारे विजिट वीडियो मिलेंगी, क्लाइंट मीटिंग भी मिलेगी, वहाँ से लाइव सेशन भी मिलेंगे। क्योंकि फोकस तब होगा जब हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, प्रोजेक्ट अच्छा होगा और हमारे क्लाइंट्स अच्छे होंगे। अगर हम क्लाइंट से जब फेस टू फेस फ्रिक्वेंटली मिलेंगे तो ये मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट है उतना सॉलिड होता जाएगा, रिजल्ट बहुत शानदार रहेगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो स्टैंपिंग वीजा होता है ना, इसका रेशियो 100% होता है, इसमें कभी रिफ्यूजल नहीं होता है। जो भी अप्रूवल आना होता है पहले से होता है, जो फिल्ट्रेशन वगैरह होना पहले हो जाती है। अगर अप्रूवल लेटर आया तो उसके बाद वीजा लगना तय है, इसमें कोई बैंक बैलेंस शो नहीं करनी। हाँ, पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है। अब कोई बोलेगा जापान के लिए पीसीसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दोस्तों नहीं होती है, नो डाउट। लेकिन जो पीसीसी मतलब एक प्रकार से जो पुलिस क्लियरेंस के लिए वहां के एम्प्लॉयर आजकल पास्ट हिस्ट्री चेक करने के लिए पीसीसी मांगते हैं। और पीसीसी जो कंपलसरी नहीं कि आप पासपोर्ट ऑफिस से निकलवाएं, अगर पासपोर्ट ऑफिस से निकलवाएंगे बहुत ही अच्छी बात रहेगी, बहुत ही बड़ी रहेगा। लेकिन ना हो तो अपने पुलिस थाने से जो एसपी ऑफिस से भी निकलवाएंगे तो भी वो कंसिडरेबल है, क्योंकि ये एक ऑप्शनल है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करती है, क्योंकि वहां पर पीसीसी क्लियर होगा। पीसीसी हमें जब हम अप्लाई करते हैं तभी चाहिए, मतलब कि सिंपल 1 दिन का काम होता है। आप नियर बाई पुलिस स्टेशन जाए, उनसे बोलो मुझे पीसीसी चाहिए, मेरा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। आज की डेट में चेक करते, वो एक लेटर देते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करेंगे, वो आपको हायर कर लेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक प्रकार से रिकॉर्ड चेक करने के पर्पज से, अदरवाइज देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ पीसीसी रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। और जापानीज की बात करें तो जापानीज लैंग्वेज पे मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉयर जब लोग आते हैं ओरिएंटेशन टाइम पर, अभी जैसे 5 लोग ने ज्वाइन किया, 5 लोग जब ज्वाइन करते हैं तो वहां पर कम्युनिकेशन करने के लिए एक जो ट्रेनर होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं और थोड़ा सा ट्रेनिंग भी देते हैं इनिशियल डेज में बेसिक कम्युनिकेशन करने के लिए जापानीज। क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनिकेशन तब कर पाएंगे जब आप भाषा को समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे, काम तब कर पाएंगे। आपका सुपरवाइजर क्या बोल रहा है, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, मीनिंग क्या निकल रहा है, इसके हिसाब से लोग मतलब चीज़ों को समझ पाएंगे। इसीलिए हर कंपनी में मैक्सिमम 99% कंपनीज में वो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों को जापानीज नहीं आती है, बेसिक डेली यूज के लिए कॉमन वर्ड्स वो जरूर सिखा देते हैं ट्रेनिंग में। शुरू में 10 दिन 15 दिन हो सकता है, कभी कभी 1 महीना 1.5 महीने भी सिखा देते हैं। कुछ कंपनीज तो एक प्रकार से 2 महीने 3 महीने का प्रोग्राम बना के चलती हैं कि इतने पीरियड में आप जापानीज मतलब यहाँ के माहौल में ढल जाइए, सो दैट जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, उतना ही परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसलिए बेसिक कम्युनिकेशन तो सिखा देते हैं। और यहाँ पर जो भी प्रोसेस रहती है सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही पार्टिकुलर है टाइम के ऊपर। टाइम के ऊपर तो आपने सुना होगा कि अगर जापान में 1 मिनट भी ट्रेन लेट हो जाती है, न्यूज में आ जाती है कि वहां पर इस जगह पर ये ट्रेन इतनी लेट हो गई है, इतने पंक्चुअल होते हैं। इसीलिए समय लग रहा था। हालांकि ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि अभी हम जिन कंट्रीज का काम करते हैं वहां पर थोड़ा प्लस माइनस होना नॉर्मल है। मतलब कि अगर हम 1 दिन भी फाइल लेट करते हैं तो चलता है, 1 हफ्ते भी फाइल लेट हो जाती चलता है, हमें कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन जापान के क्लाइंट को कन्विंस करना एक्चुअली टास्क बहुत टफ है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ होगी, हमें बहुत ही एडवांस होके, बहुत ही स्ट्रिक्ट होके काम करना पड़ेगा। कोई भी प्रोसेस हो, कहीं पर भी
किसी भी प्रोसेस में कोई भी कैंडिडेट हम पहले से क्लियर कट करके रखेंगे कि जो भी प्रोसेस होगा आपको ऑन द स्पॉट उसमें रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नेक्स्ट बैच में जाएंगे या नेक्स्ट अपडेट के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स वाले लोग होंगे सिर्फ उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पर हम पहला प्रोजेक्ट रहेगा उसको बहुत अच्छे से करना है, उनके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन लॉन्ग जाएगा हमारे इस पहले प्रोजेक्ट के बेस पे ही जाएगा। आगे और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे नो डाउट, अभी हो सकता है कि आगे जो हमारे प्रोसेस फीस में जो डिस्कशंस हो रहे हैं उस पर भी काफ़ी चीज़ें काम हो सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला प्रोजेक्ट हर किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए हमारा जो अगला एसोसिएशन होने वाला है स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब हमारा पहला अनुभव अच्छा होगा। तो कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको कभी इन्फॉर्म किया जाए, इसमें कोई भी कैंडिडेट किसी भी रूप में कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे, जो भी चीज़ है पहले से प्रिपेयर रहेंगे, हम आपको एडवांस में स्टेप बताते जाएंगे, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, और फिर उसके हिसाब से हमें आगे रिजल्ट के लिए इंतजार करना है। दोस्तों यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सबमिशन जो होता है वहाँ के अप्रूवल के बेस पर आपका डिसीजन मिलता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जापान के लिए प्लानिंग कर रहे थे वो लोग डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जापान में चूंकि लॉन्ग टर्म का प्रोविजन है, आप 5 साल के लिए भी जा सकते हैं, हो सकता है दोबारा रिन्यूएबल हो तो 10 ईयर के लिए भी जा सकते हैं, 5 साल का एक्सटेंशन 5 साल। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स में आज के लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सारी डिस्कशंस करेंगे, बातें करेंगे। तो जो भी क्वेरीज होगी आप पेपर पर लिख के रखें, क्योंकि उस टाइम पर कई बार भूल जाते हैं। पहले से क्वेरी लिख के रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए और हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।